Hello, friends, and welcome back. So, before going into the topic, I wanted to mention based on the demand of students, I have come up with some MCQs in the later part of this video. Hope you would like this video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to keep yourself updated. And ये हमारे चैनल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो. You can join us on Telegram to download these PDFs and get the video links. और आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं. और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में हमने रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था और पार्ट 2 में हमने रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है. इस पार्ट में हम पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और आगे एंड में कुछ MCQs भी देखेंगे. दोस्तों, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हम क्या देखते हैं? हम पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए. वो मटेरियल सॉलिड्स भी हो सकते हैं, वो मटेरियल लिक्विड्स भी हो सकते हैं और वो गैशियस भी हो सकते हैं. ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का जो मोस्टली यूज़ है ना, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह, नेचुरल गैस, सब कुछ. तो इन सब के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके बगैर यानी कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम के बगैर भी हम पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीवेज, स्लरी, वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, बट फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस. हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं पाइपलाइंस की. ये बेस्ड ऑन कौन सा मीडियम हम यूज़ करते हैं इन पाइपलाइंस के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या कौन सा मटेरियल हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के पाइपलाइंस हैं. फॉर एग्जांपल वाटर और सीवर लाइंस जो वाटर या सीवर को कैरी करती हूँ. ऑयल पाइपलाइंस जो ऑयल को कैरी करती हूँ. ये ऑयल रिफाइंड भी हो सकता है, क्रूड भी हो सकता है. गैस पाइपलाइंस जो गैस को कैरी करती हूँ. स्लरी और न्यूमेटिक पाइपलाइंस. स्लरी और न्यूमेटिक पाइपलाइंस में आपको पता होना चाहिए, ये ऐसी पाइपलाइंस हैं जिनमें हम सॉलिड ट्रांसपोर्ट करते हैं. आपको समझना चाहिए कि ये पाइपलाइन आपने हमेशा देखा होगा, अपने घर पे भी देखा होगा. हमारे नज़र में जो भी पाइपलाइंस हैं उनमें या तो गैस आ रहा है या तो लिक्विड फ्लो हो रहा है. हमने ऐसी कोई पाइपलाइंस नहीं देखी है जिसमें सॉलिड का ट्रांसपोर्टेशन हो. बट ये जो स्लरी टाइप की पाइपलाइंस होती है ना, या ये न्यूमेटिक पाइपलाइंस जो होती है, इनमें सॉलिड मटीरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है. अब ये स्लरी क्या है और न्यूमेटिक क्या है ये समझते हैं. देखो, स्लरी होता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड, यूजुअली वाटर. बट आपको ये बात समझनी चाहिए, हम लिक्विड यूज़ करते हैं स्लरी पाइपलाइंस में और न्यूमेटिक पाइपलाइंस में हम ये एयर यूज़ करते हैं. ठीक है. जो हम मीडियम यूज़ करते हैं ना, लाइक स्लरी में हम पानी यूज़ कर रहे हैं, न्यूमेटिक में हम एयर यूज़ कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक्चुअल मोटिव नहीं होता है. हमारा मोटिव होता है उस मीडियम के साथ जो हम सॉलिड मिक्स करेंगे उसका ट्रांसपोर्टेशन. हाँ, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कोल स्लरी के बारे में. फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक स्लरी पाइपलाइन के थ्रू कोल का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हम क्या करेंगे? हम सॉलिड कोल पाइप के अंदर नहीं डाल सकते ना. अब हम क्या करते हैं, कोल का ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस. उसको क्रश करके उसको बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं. उस फाइन प्रोडक्ट पाउडर के साथ हम फिर पानी मिक्स करते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं और इस पेस्ट को बाद में हम चार्ज करते हैं इनटू दिस पाइपलाइन. चार्ज करना मतलब इसको पाइपलाइन के अंदर डाल देते हैं और फिर स्पेशल पंप्स का यूज़ करके इस कोल स्लरी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. आगे समझ. अब ऐसे ही जो न्यूमेटिक पाइपलाइंस है उसमें पानी के बदले हम एयर का यूज़ करते हैं. एयर का यूज़ करके हम सॉलिड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ. देखो, ये एक पाइपलाइन है. फॉर एग्जांपल ये एक पाइपलाइन है. ठीक है. ये हमने यहाँ पे एक एंट्री डाली, इसको हम हॉपर बोलते हैं. हॉपर मतलब एक एंट्री पॉइंट है पाइपलाइन का. ये पाइपलाइन में हमने वैक्यूम क्रिएट किया. यहाँ पे हमने सक्शन पंप लगाया. ठीक है. यहाँ पे हमने सक्शन पंप लगाया है, यहाँ पे इस एरिया में. ठीक है. इस एरिया में हमने सक्शन पंप लगाया. अब इस सक्शन पंप के थ्रू ये पूरा एयर का डायरेक्शन ये है एक खाली पाइपलाइन में. यहाँ से हम सॉलिड मटेरियल चार्ज कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ से सॉलिड मटेरियल चार्ज करने के बाद जो ही वो पाइपलाइन में जा रहा है, वो सॉलिड मटेरियल कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस सक्शन पंप. अब हमने एक सॉलिड मटेरियल को
एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एयर का यूज़ किया। और ऐसी पाइपलाइंस जिनमें एयर का यूज़ होता है सॉलिड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको हम न्यूमेटिक पाइपलाइन बोलते हैं, ठीक है। और द थर्ड वन और द लास्ट वन जो है वो है कैप्सूल पाइपलाइन। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम स्पेशल पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं। और ये पाइपलाइंस में हम क्या करते हैं, हम पानी भी यूज़ कर सकते हैं और एयर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पानी यूज़ कर रहे हैं एज मीडियम, और उस पानी के अंदर एक कैप्सूल बना के हमने कोई एक डब्बा बनाया, उसके अंदर हमने मटेरियल रखा और उसको हमने पानी में डाल दिया, और उस पानी को हम फ्लो करा रहे हैं थ्रू ए पाइपलाइन, तो फिर उस पाइपलाइन को बोलते हैं हम हाइड्रोलिक कैप्सूल पाइपलाइन, ठीक है। बट अगर हमने अब पानी यूज़ किया, अगर हमने अब एयर यूज़ किया, तो हम उसको बोलेंगे न्यूमेटिक कैप्सूल पाइपलाइन। समझ रहे हो? तो मतलब कैप्सूल पाइपलाइंस के दो टाइप्स होते हैं, एक जिसमें हम पानी एज मीडियम यूज़ करते हैं। देखो, पहली बात तो हम कैप्सूल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं मटेरियल्स का। कैप्सूल मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए या छोटे छोटे डब्बे बना दिए, और उन डब्बों को हम पाइपलाइन में डाल देते हैं। और अगर हम उन पाइपलाइंस में पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फिर हाइड्रोलिक कैप्सूल पाइपलाइन। अगर हम एयर यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, जिसको हमने एक कैप्सूल बनाया था, तो उसको हम फिर बोलते हैं न्यूमेटिक कैप्सूल पाइपलाइन। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए। तो अगर आपको याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो मैंने आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बताया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। हमारे इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस जिनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। एक है निहारकटिया नूनमती बैरोनी पाइपलाइन। ये हमारे इंडिया की पहली पाइपलाइन थी जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था टू ब्रिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम निहारकटिया, ये असम में है, निहारकटिया ऑयल फील्ड, टू नूनमती, ये भी असम में है। तो ये हमारी पहली पाइपलाइन थी। और इसी पाइपलाइन को फिर बाद में एक्सटेंड किया गया बैरोनी तक। बैरोनी है बिहार में, ठीक है। तो असम से बिहार तक की जो पाइपलाइन बनी उसी को क्या बोलते हैं, निहारकटिया नूनमती बैरोनी पाइपलाइन। ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट पाइपलाइन थी हमारे इंडिया में जो बनी थी। और दूसरा कांडला बठिंडा ऑयल पाइपलाइन। देखो, कांडला बठिंडा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन ऑयल पाइपलाइन है, बट ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल पाइपलाइन है, इस वजह से आपको ये याद होना चाहिए। तीसरा हाजरा बीजापुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। इट इज़ द लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन। सो लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन कांडला बठिंडा ऑयल पाइपलाइन, और बीजापुर हाजरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इट इज़ द लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन, इंडियाज़ फर्स्ट क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन। और एक बात आपको जो पता होनी चाहिए वो है दिग्बॉय के बारे में। दिग्बॉय इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ असम। इसको हम ऑयल सिटी ऑफ असम बोलते हैं, किसको, दिग्बॉय। ये वो जगह है जहाँ पे पहली बार क्या हुआ था, फर्स्ट ऑयल वेल एशिया का बनाया गया था। ये तीनों इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस को आप एक बार मैप में देख लीजिए। ये जो हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, जो कि लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन है इंडिया की, वो है हाजिरा है गुजरात में, बीजापुर है मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर है यूपी में। और दूसरा कांडला बठिंडा ऑयल पाइपलाइन, ये है लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन इंडिया की, जिसका ओरिजिन है गुजरात में, कांडला ये है, और बठिंडा है पंजाब में, ठीक है। बट ये पानीपत हो के जाता है, तो इस वजह से इसको कभी कभी कांडला पानीपत बठिंडा ऑयल पाइपलाइन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। और तीसरा ये है जो कि पहली पाइपलाइन थी हमारी इंडिया की, वो शुरू हुई थी निहारकटिया नूनमती और बैरोनी। निहारकटिया भी असम में है, नूनमती भी असम में है, और बैरोनी बिहार में है। सो ये है फर्स्ट पाइपलाइन ऑफ इंडिया। कुछ चीज़ें जिनके बारे में आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए वो है पाइपलाइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, द सिटी ऑफ कुशिंग, ओक्लाहोमा, यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पाइपलाइन हब्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ मोर पेट्रोलियम पाइपलाइंस दैन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, और इंडिया का रैंक उसमें 10th है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पाइपलाइन फॉर क्रूड ऑयल इज़ ईस्टर्न साइबेरियन पैसिफिक ओशन पाइपलाइन, और वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट पाइपलाइन फॉर नेचुरल गैस है दैट इज़ ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट गैस पाइपलाइन, ये चाइना में है और वो रशिया में है। द टॉप 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरबिया, रशिया, कनाडा, चाइना। ये मैंने ये पॉइंट ऐसे ही डाल दिया क्योंकि ऑयल के बारे में बात चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको पता होना चाहिए कि टॉप 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस कौन है। इसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड्स
पाइपलाइन कलर कोडिंग। देखो पाइपलाइन कलर कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक जगह पे हैं जहाँ पे बहुत सारी पाइप्स हैं और मैं आपको बता दूँ कि भाई जाके आप गैस पाइपलाइन ऑन करके आ जाओ या बंद करके आ जाओ, तो इतनी सारी पाइपलाइंस हैं, तो आप कैसे से आइडेंटिफाई करेंगे कि गैस पाइपलाइन कौन सी है इनमें से? तो इसलिए इनकी हर किसी पाइपलाइन की ना एक कलर कोड होता है हर किसी पाइपलाइन का, और उस कलर के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि ये पाइपलाइन में कौन सा मटेरियल होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा और इन सब में कौन सा होगा। बेस्ड ऑन दिस कलर कोडिंग आपको हम देखेंगे कि ये पाइपलाइंस कौन सी किस मटेरियल की होंगी। फॉर एग्जांपल ये येलो की बात हम करेंगे, येलो किसका होगा। येलो आप यहाँ पे देख लीजिए, येलो है, ये है येलो। येलो का मतलब हुआ गैस इन ईदर गैस और लिक्विड फेज। फॉर एग्जांपल जो हमारी गैस पाइपलाइंस आती है, गैस सप्लाई, जैसे दिल्ली में गैस सप्लाई आती है, शायद जम्मू में भी है, तो उनका कलर होता है हमेशा येलो उन पाइपलाइंस का। ठीक है, ये गैस एयर को छोड़ के, नॉर्मल एयर अगर आप फॉर एग्जांपल एयर पर्जिंग के लिए कोई नॉर्मल सा एयर यूज़ करेंगे, वो इस येलो लाइन में नहीं आएगा। एयर को छोड़ के जो बाकी गैसेस लाइक लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो या सीएनजी वगैरह जिसकी सप्लाई आपके घर आती है, वो गैसेस या और भी कोई गैसेस चाहे वो लिक्विड फॉर्म में ही क्यों ना हो, उसको सिग्निफाई क्या करता है, येलो कलर। और सेकंड है फॉर एग्जांपल अब हम देखना चाहेंगे ये लाइट ब्लू, ये क्या दिखाता है हमें। लाइट ब्लू का मतलब हुआ एयर, यानी कि इस वाले लाइट ब्लू वाली पाइप में नॉर्मल एयर है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोलूँगा जाके एयर की पाइप बंद करके आओ, तो आप जाके सीधे ये नॉब, ये वाल्व बंद करके आओगे। ठीक है, सो सिमिलरली आप बाहर और सिमिलरली आप बाकी पाइप्स को भी देख लो। जैसे ये ग्रीन पाइप है, ग्रीन का मतलब क्या हुआ, ग्रीन का मतलब हुआ पानी। कौन सा पानी? बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर्स में ये है पानी, नॉर्मल पानी जो हम पिएंगे। अब हम ये रेड कलर क्या है ये देखते हैं। जैसे सेफ्टी कलर्स में रेड है, रेड इज़ फायर सेफ्टी के लिए। फॉर एग्जांपल ये पाइपलाइन कैरी करती होंगी फोम या और भी कोई फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें पानी भी हो सकता है, बट एज एन एक्सटिंग्विशर, वो पानी पीने के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पस होगा फॉर फायर सेफ्टी। ऐसे ही आप ये दोनों भी देख लें, ये 2-3 भी देख लेना। हाँ, और ये कलर कोडिंग्स को आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक एसिड और अल्कली के लिए कौन से कलर की पाइपलाइन होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो वॉयलेट है। तो ये आप देख लेना, ये बिल्कुल इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। आप ये स्लाइड देख लेना और फिर खुद से भी ट्राई करना इनको आइडेंटिफाई करने की। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वीडियो में हम लेटर पार्ट में कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एमसीक्यूज बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे जब आप एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंसियरली मेरे सारी वीडियोस देखोगे और देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम में जब हम और एमसीक्यूज करेंगे, बाय द एंड जब मेरा लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक पे, इस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के टॉपिक पे, आई एश्योर यू कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओ। एनीवेज, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क? तो आप देखो, पहला, अब आपको पता ही होगा क्या रैंकिंग है, आपको मैंने ये बता भी दिया है, यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर रखा है, 4th है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेल, अच्छा आपको पता है इंडिया 4th है। हु इज़ फर्स्ट? फर्स्ट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। तो सेकंड, इंडियन रेलवेज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स? देखो आपको पता है कि कितने जोन्स हैं हमारे इंडियन रेलवे के, 18 जोन्स हैं। अच्छा, कितने डिवीजन्स है पता है आपको? 70 डिवीजन्स है। ठीक है, अच्छा ये बताओ मेरे को कि जो रेलवे बोर्ड बनता है उसके कितने मेंबर्स होते हैं? उसके 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, उसको हेड कौन करता है? चेयरमैन हेड करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमने पढ़ा है, और आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल करने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? देखो इनमें से कौन रिकॉग्नाइज नहीं किया है यूनेस्को ने? क्या दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को किया है, क्या नीलगिरी को किया है, क्या कालका शिमला को किया है? ये बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी है जिसको यूनेस्को ने आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो कौन सी है? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। वो तीनों को आइडेंटिफाई किया है, रिकॉग्नाइज किया है, किसने? यूनेस्को ने। आगे बढ़ते हैं। अब यूनेस्को क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, तो पिछला वीडियो पार्ट 2 फिर से देख लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि यूनेस्को क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, तो पिछली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ओके, तो वो अभी एक और क्वेश्चन, विच रेलवे लाइन हैज़ विच रेलवे लाइन रन्स अलॉन्ग द इंडियन वेस्ट कोस्ट पैरेलल टू अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स? आपको पता होना चाहिए, ये हमारा इंडिया का साउथर्न इंडियन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे है अरब सी, ठीक है, ये है बे ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी रेलवे लाइन है जो कि
चलती है इंडियन वेस्ट कोस्ट पे, ये है ईस्ट कोस्ट, ये है वेस्ट कोस्ट, ठीक है, पैरेलल टू अरेबियन सी। अरेबियन सी जैसे आपको पता है ये है, तो इस साइड कौन सी ऐसी पाइपलाइन है, सॉरी इस साइड कौन सी ऐसी रेलवे लाइन है जो कि पैरेलल चलती है अरेबियन सी के और वेस्टर्न घाट्स के। देखो वेस्टर्न घाट पता है आपको क्या है, मैं आपको बता दूं, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट वाले पहाड़ है, वेस्टर्न घाट्स वेस्ट वाले पहाड़ है हमारे सदर्न इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया में जो पहाड़ ईस्ट वाले साइड पड़ते हैं पेनिनसुलर रीजन में, उनको हम वेस्ट ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और जो वेस्ट में पड़ते हैं उनको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। अब आपको पता, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इंडियन वेस्ट कोस्ट है उसके पैरेलल में और सदर्न और ये जो वेस्टर्न घाट्स है उसके पैरेलल में एक रेलवे लाइन है, वो कौन सी है, वो है कोंकण रेलवे लाइन। ये आप याद रख लेना, ये आप यहाँ पे मैप में भी देख लो। कोंकण रेलवे लाइन, सॉरी यार पाइप लाइन जहन में ही रह गया मेरे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग सेट। देखो सेट 1 में एक आपको फैक्ट्री के बारे में बताया गया है और फिर जगह बताई गई है कि कहाँ पे है ये फैक्ट्री। देखो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको हर एक फैक्ट्री की लोकेशन याद रखनी पड़ेगी, बट कुछ फैक्ट्रीज़ की लोकेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इन सारी फैक्ट्रीज़ के लोकेशन के बारे में आपको नहीं पता, बट अगर आपको सिर्फ एक के बारे में पता है ना, तो ये आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ पता है कि रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे है, वो है कपूरथला पे, आपको ये पता है बस, और आपको कुछ नहीं पता इस पूरे क्वेश्चन में। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है ना, तो आप देख लो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, यानी कि बी का थर्ड आएगा, बी का थर्ड वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हुए और आपका सही आंसर वैसे ही आपको मिल गया सिर्फ एक पॉइंट जानने पर। तो मैं आपको बता दूंगा, ऊपर ऊपर से आप ये देख लेना, जितना याद रहता है तो रख लो, नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद किसी का परफेक्ट स्कोर नहीं आने वाला। तो बट हाँ बेटर है आप याद रख लो। सो एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको एक ही के बारे में पता है, उस एक को आप देख लो, ऑप्शंस में आपका ऑप्शन मिलता है तो आप आंसर कर दो। तो आप ये यहाँ पे खुद देख सकते हो, ये है रेलवे फैक्ट्री बेंगलुरु में है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला में है, रेलवे पैसेंजर कोच मैन्युफैक्चर परम्बुर में है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग express trains run on the Indian railway network has longest run in terms of total time and distance। इनमें से कौन सी ट्रेन है जिसका जो टोटल रनिंग टाइम है दैट इज द मैक्सिमम और डिस्टेंस वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करती है, वो कौन सी है लॉन्गेस्ट रन वाली ट्रेन, दैट इज़ विवेक एक्सप्रेस। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क और विवेक एक्सप्रेस इज़ द लॉन्गेस्ट रूट ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क in terms of distance and time and is 9th longest in the world। कौन, विवेक एक्सप्रेस is the longest route on the Indian Railways network। समझ रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। सो रेल बंधु ये बोल रहा है कि रेल बंधु क्या है, रेल बंधु क्या कोई ये वेबसाइट है या कोई ये मेडिकल ऑफिसर जो ट्रेन में होता है वो है, या ये कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो राजधानी और शताब्दी ट्रेन के अंदर होता है एसी कोच में, या ये कोई मैगज़ीन है जो कि अवेलेबल होता है राजधानी शताब्दी और दुरंतो ट्रेन्स में। वैसे मैं आपको बता दूं चूँकि हमारे जम्मू कश्मीर में ट्रेन्स उतनी है नहीं, लाइक कश्मीर में तो बिल्कुल नहीं है, राजधानी शताब्दी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, ये एक ट्रेन का नाम है राजधानी और शताब्दी भी एक ट्रेन का नाम है, दुरंतो भी एक ट्रेन का नाम है, ठीक है। तो जो ये रेल बंधु है ना, रेल बंधु एक एक्चुअली एक मैगज़ीन है जो कि मंथली मैगज़ीन है जिसका टारगेट ऑडियंस कौन है, इसकी टारगेट ऑडियंस वो लोग जो ट्रैवल करते हो राजधानी एक्सप्रेस में या शताब्दी में या दुरंतो एक्सप्रेस में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ये कोई सिक्योरिटी गार्ड या मेडिकल ऑफिसर नहीं है, या ये कोई वेबसाइट भी नहीं है, तो ये एक मैगजीन है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स, कौन सा है जो सबसे कम डेवलप्ड है, वो है मणिपुर। ऐसा बताया गया है कि मणिपुर में सिर्फ एक स्टेशन है। इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई करना क्योंकि मैंने ये कॉपी पेस्ट किया है, तो आप एक बार इसको वेरीफाई करना क्या मणिपुर एक्चुअली में है लीस्ट डेवलप्ड या नहीं है, क्योंकि खुद भी कुछ सर्च करोगे तो अच्छा रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द मेन ड्रॉबैक ऑफ इंडियन रेलवेज इज़, देखो इंडियन रेलवेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है बताओ आप, लैक ऑफ रोलिंग स्टॉक या एग्जिस्टिंग ऑफ सिंगल ट्रैक इन मैनी एरियाज या लैक ऑफ कोल, क्या ये प्रॉब्लम्स है या मेन ड्रॉबैक है इंडियन रेलवेज का या कुछ और। आंसर है इसका प्रेजेंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ गेज। देखो ये कैसे ड्रॉबैक है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा एक गेज है, दूसरा तीसरा मैंने आपको बता दिया था टाइप्स ऑफ गेज में कि हमारे पास स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज होते हैं। यहाँ ब्रॉड गेज और नैरो गेज जिनको बोलते हैं, इनको हम नैरो गेज में डालते हैं, ये हमारा ब्रॉड गेज है।
ब्रॉड गेज का मतलब क्या होता है कि हमारा उसका साइज़ है 1676 mm। मीटर गेज मतलब जिसका साइज़ है, जिसका गेज साइज़ है 1 मीटर, और नैरो गेज एनीथिंग लेस देन दैट। सो आपको मैं बता दूं, जो हमारे 3 टाइप्स के गेज है ना, इन तीनों टाइप्स के गेज, ये तीनों टाइप्स के ट्रैक्स हमारे इंडिया में है। अब हमारा ये ड्रॉबैक कैसे है? ड्रॉबैक ऐसे है कि जो देखो, जो इस नैरो गेज सिस्टम पे जो ट्रेन्स चलती है ना, उनका ना हम उन ट्रेन्स को इस इन वाले ट्रैक्स में यूज़ कर सकते हैं, ना हम इन ट्रेन्स को इस वाले ट्रैक्स में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ड्रॉबैक ये भी है कि हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी ट्रेन्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कौन सी ट्रेन्स की कैपेसिटी? जो कि रन करती हैं ब्रॉड गेज सिस्टम पे। और जो नैरो गेज सिस्टम पे है उनकी कैपेसिटी कम होती है, स्पीड लिमिटेड स्पीड होती है, और उनकी एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है। और तीसरी बात ये है कि हम एक दूसरे का ट्रैक यूज़ नहीं कर सकते, लाइक ब्रॉड गेज सिस्टम वाला ट्रैक यूज़ नहीं कर सकते, वो ट्रेन्स यूज़ नहीं कर सकते नैरो गेज वाले सिस्टम को। तो इस वजह से ये क्या है, एक बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन रेलवेज़ का। इसी वजह से हमने यूनिगेज प्रोजेक्ट के अंडर हम क्या काम करते हैं कि ये सारे ट्रैक्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ब्रॉड गेज सिस्टम में, जो कि हमारा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमने ऑलमोस्ट 94% ऑफ द ट्रेन्स, ये ट्रैक्स को हमने कन्वर्ट कर रखा है ब्रॉड गेज सिस्टम, ब्रॉड गेज में। तो हम आगे और भी 100% ये करने वाले हैं। आगे देखते हैं। ओके, विच सिटी इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ 2 जोन्स इन इंडिया? देखो अगेन, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको 18 जोन्स के 18 हेड क्वार्टर्स का नाम याद होना चाहिए, बट कोई एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं जो आपको याद होना चाहिए। लाइक देयर आर ओवरऑल 18 जोन्स एंड 70 डिवीजन्स इन इंडियन रेलवे। पता है आपको 18 जोन्स है तो उनके 18 हेड क्वार्टर्स भी होंगे, बट ऐसा नहीं है। 18 जोन्स के 17 ही हेड क्वार्टर्स है, क्योंकि एक हेड क्वार्टर जो मुंबई है ना, मुंबई 2 जोन्स का हेड क्वार्टर है। द सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर सिर्फ अकेला मुंबई है, और बाकी जितने भी हैं ज़रूरी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, देखो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इंडिया में है गोरखपुर का, ये आपको याद होना चाहिए। और इससे पहले था खड़गपुर लॉन्गेस्ट रेलवे। अभी प्रेजेंट में गोरखपुर जंक्शन इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। आगे आगे बढ़ते हैं। रेलवेज आर मोर इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बिकॉज, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रेलवेज क्यों ज़्यादा है? आपको पता है क्यों ज़्यादा है? उसके रीजंस बहुत सारे हैं। देखो हमारा नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है वो ओवरली पॉपुलेटेड है, ठीक है, ओवर पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। और भी ये एरिया ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है, क्योंकि अलुवियल सॉइल्स पाई जाती हैं इस एरिया में। तो ज़्यादा फर्टाइल सॉइल्स है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है चीज़ों की, ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो उनको कैरी करने के लिए दूसरी जगहों पे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो रेलवेज़ तो सबसे ईजी में चीज़ है फिर रेलवेज़ का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो आपको पता चला डेंसली पॉपुलेटेड भी है ये एरिया, ये प्रोडक्टिव भी है ऑब्वियसली। रीजन ऑल्सो ऑफर्स लीस्ट फिजिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये प्लेन्स हैं तो प्लेन्स ज़्यादा सूटेबल होते हैं रेलवे ट्रैक फॉर्मेशन के लिए या रेलवेज़ के लिए। सो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा कि इस एरिया में ये तीनों चीज़ें, लाइक प्रोडक्टिव भी ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड भी है, और फिजिकल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है। इस वजह से रेलवेज ज़्यादा पाई जाती हैं कहाँ? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में। आगे बढ़ते हैं। विच रेलवे जोन हैज़ द मैक्सिमम रूट लेंथ इन किलोमीटर्स? नॉर्दर्न रेलवे जोन। तो नॉर्दर्न रेलवे जोन हैज़ द मैक्सिमम रूट लेंथ इन किलोमीटर्स। नॉर्दर्न रेलवे इज वन ऑफ द 9 old zones of Indian Railway and also the biggest in terms of network, having 6,807 किलोमीटर रूट। ये भी याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़िए। ओके, आज के लिए इतना ही है। चलो, आई होप कि आपको ये एमसीक्यू वाला पार्ट ठीक लगा हो, क्योंकि एमसीक्यू में ज़्यादा कुछ समझाना नहीं था, तो मैंने आपको बिल्कुल कैजुअली बताने की कोशिश की कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको किस लेवल तक आपको एफर्ट्स लगाने हैं उन चीज़ों को याद रखने के। एनीवेज़, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।